हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। हम लोग चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को दो भागों में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वैद्युत विभव के बारे में जाना था। आज दूसरे भाग में हम वैद्युत धारिता को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा है वैद्युत धारिता, या जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। तो सबसे पहली चीज तो यह है, वैद्युत धारिता का मतलब क्या है। देखो, वैद्युत शब्द का मतलब होता है बच्चों आवेश। वैद्युत शब्द का मतलब क्या है? आवेश। और धारिता का मतलब है किसी चीज को धारण या ग्रहण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, या कह दो ग्रहण करने की क्षमता। तो अगर वैद्युत धारिता के मतलब की बात करें तो वैद्युत धारिता का मतलब है कि किसी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता। तो अगर वैद्युत धारिता का सीधा सीधा मतलब जाने तो समझ लो, याद रखो, ये क्या है? आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। ग्रहण करने की क्षमता। जैसे किसी बर्तन की बात कर लो, पानी की टंकी। अगर आपके पानी की टंकी 500 लीटर की है, इसका मतलब उसमें पानी को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 500 लीटर। उससे ज़्यादा वो ग्रहण नहीं करेगी। ऐसे ही बेटा, जो चालक होता है, उस चालक के द्वारा भी आवेश को ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है, और उस आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। अब बात आती है इसको परिभाषित कैसे करें। तो मतलब हो गया कि चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ही हमारी वैद्युत धारिता को प्रदर्शित करती है। अब जरा ध्यान दो बेटा इसमें। जैसे ये आपकी भाई पानी की टंकी है, इसमें अगर आप जल भरना शुरू करो तो जैसे जैसे जल इसमें गिरता है, जल बढ़ेगा। क्या इसमें जल का जो तल है, क्या ऊपर की ओर बढ़ता है? जल का जो तल है वो किधर बढ़ेगा? ऊपर। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई चालक हो, क्या हो? चालक। और उस चालक को हम बच्चों क्या दें? आवेश। क्या दें? आवेश। और आवेश को किससे लिखते हैं? Q से। तो जैसे जैसे इसको आवेश देंगे, आवेश बढ़ेगा, तो आवेश का भी तो इस चालक में एक तल होगा। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, आवेश का जो तल है, आवेश का तल है, क्या वो भी बढ़ेगा बेटा? और हम पिछले भाग में जान चुके थे कि किसी चालक में आवेश का जो तल होता है, वो आवेश का तल ही उस चालक का क्या कहलाता है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। तो सीधे सीधे हमें बात यहां से ये समझ में आई कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, मतलब आवेश बढ़ाएंगे, तो उस चालक का वैद्युत विभव भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, वैसे वैसे वैद्युत विभव बढ़ेगा। और जब बेटा एक के बढ़ने पर दूसरा मान बढ़ता है, तो ऐसे दो मानों में जो संबंध होता है वो एक दूसरे के होते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती। तो चूंकि आवेश के बढ़ने पर वैद्युत विभव में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जो आवेश है वो विभव के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। तो हमने वही लिखा है बेटा, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। अतः किसी चालक को दिया गया आवेश, जिसे Q से लिखते हैं, उसके विभव में होने वाली वृद्धि, जिसे B से लिखेंगे, के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती। अर्थात अगर हम इस बात को मैथमेटिकली लिखें तो बेटा जो Q है वो अनुक्रमानुपाती किसके? B के। अब जब भी हम अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या एक नियतांक आता है? यह नियतांक आ गया C। तो Q बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया CV। इसमें C क्या है? एक नियतांक है, और ये नियतांक ही चालक की वैद्युत धारिता के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं।
अब देखो आगे, यहां तक तो अभी बेटा वैद्युत धारिता की परिभाषा नहीं हुई, अभी तो वैद्युत धारिता से सिर्फ थोड़ी जान पहचान हुई है कि Q अनुक्रमानुपाती B से है और इसमें एक नियतांक आया, उस नियतांक को हमने वैद्युत धारिता नाम दे दिया। अभी सिर्फ हम इतना जान पाए हैं। अब यहां से इस सूत्र से हम वैद्युत धारिता को परिभाषित करेंगे। जरा ध्यान दो, उपरोक्त से यानी कि ऊपर दिए गए सूत्र से अगर हम C बराबर निकालें बेटा, तो C बराबर Q तो है, ये B कहाँ आएगा इसके अपॉन में, तो C बराबर हो गया Q अपॉन V। यहां से परिभाषा लिखना बहुत आसान है, कोई रटने वाली बात नहीं, बिल्कुल आपको अपने शब्दों में लिखना। Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश, B क्या है, उसके विभव में होने वाली वृद्धि, और Q बटे B क्या ये इन दोनों का अनुपात है। देखो अनुपात का मतलब समझते हो, जैसे x और y का अनुपात कहा जाए, इसका मतलब x बटे y, तो x बटे y को क्या पढ़ेंगे, x और y का अनुपात, या a बटे v को क्या पढ़ेंगे, a और b का अनुपात। बिल्कुल ऐसे ही q बटे b q और b का अनुपात है, और ये अनुपात ही वैद्युत धारिता C के बराबर है। तो हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, किसी चालक को दिए गए आवेश यानी कि Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि यानी कि V के अनुपात को उस चालक की क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। तो हम परिभाषा यहां से अगर इसकी लिखना चाहें बेटा तो लिख सकते हैं, अतः किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है ना। किसी चालक को दिए गए आवेश यानी कि Q और उसके विभव में होने वाली वृद्धि यानी कि V के अनुपात को हम चालक की वैद्युत धारिता C कहते हैं। अब अगर आपसे पूछे वैद्युत धारिता कैसी राशि है, तो बेटा याद रखो वैद्युत धारिता अदिश राशि है। वैद्युत धारिता कौन सी राशि है बच्चों, अदिश राशि, या अदिश को हम लोग स्केलर बोल देते हैं, स्केलर राशि है, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे देखो, वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। तो अब हम बेटा वैद्युत धारिता का क्या निकालेंगे बच्चों, विमीय सूत्र। देखो कैसे, अभी फॉर्मूला धारिता का C बराबर हमने क्या पढ़ा, Q अपॉन V, या Q अपॉन B विभव बराबर हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं W अपॉन Q। तो ये Q कहाँ पहुंचा, ऊपर, Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपॉन W। अब आसानी से इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र देखो, Q बेटा आवेश है, आवेश का A T और उसका क्या है स्क्वायर अपॉन में, W कार्य है, और कार्य का बच्चों आप सभी को पता होगा mL2T-2। अब देखो m तो इसके अलावा कहीं और है नहीं बेटा, तो नीचे m की घात कुछ नहीं, इसका मतलब 1 लिख सकते हो। 1 ऊपर जाके कितनी हुई, -1। l नीचे 2 है, ऊपर जाके कितनी हुई, -2, ठीक। अब t देखो, ये -2 ऊपर जाके +2, और t की पावर 2 यहाँ है, तो 2 + 2 कितनी हो गई, 4, और a इसकी पावर है 2, तो A2। ये वैद्युत धारिता का हमारा क्या हो गया, विमीय सूत्र। अब हम वैद्युत धारिता का मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मात्रक। तो वैद्युत धारिता का मात्रक, वैद्युत धारिता का मात्रक, तो वैद्युत धारिता का फॉर्मूला आप सभी को पता है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V,
यहां से हम इसका अगर SI मात्रक निकालें तो Q क्या है? आवेश, जिसका मात्रक SI पद्धति में क्या होता है? कूलाम प्रति। V क्या है? विभव, और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो इसका मात्रक हुआ कूलाम प्रति वोल्ट, या इस कूलाम प्रति वोल्ट को ही हम क्या नाम दे देते हैं? फैरड। और किससे लिख लेते हैं बच्चों? F से। तो इस कूलाम प्रति वोल्ट का ही एक और नाम क्या है? फैरड है। अच्छा, ये फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। व्यवहार में हम इसके कुछ अन्य छोटे छोटे मात्रकों को भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य छोटे मात्रक, देखो इसके कुछ अन्य छोटे मात्रक देख लो। जैसे पहला, धारिता कुछ जगह जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो आपको लिखी मिलेगी माइक्रोफैरड में, माइक्रोफैरड, या ऐसे म्यू एफ लिख लेते हैं, माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड में और किसी में भी SI मात्रक हमारा फैरड है, तो हमें न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा फैरड में। तो माइक्रोफैरड को फैरड में बदलना है तो हमें यहाँ से माइक्रो को हटाना पड़ेगा। और कहीं भी माइक्रो हो बेटा तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। तो 10 की घात -6 फैरड, माइक्रो हट गया, माइक्रो की जगह 10 की घात -6। दूसरा और एक छोटा मात्रक है नैनो फैरड में आपको धारिता मिल सकती है, नैनो फैरड, NF। नैनो कहीं भी हो, नैनो का मतलब होता है बेटा 10 की घात -9 फैरड। और कुछ जगह धारिता हमें पिको फैरड में लिखी मिलती है, पिको फैरड भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। पिको को P से लिखते हैं और फैरड को तो F से लिखते ही हैं। तो पिको का मतलब होता है बच्चों 10 की घात -12, इतने फैरड। अच्छा, ये 3-4 बातें जो मात्रकों से पहले ये इस्तेमाल होते हैं, इनको आप रट लें बिल्कुल। माइक्रो शब्द कहीं भी आ जाए, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, नैनो आ जाए कहीं 10 की घात -9, और पिको आ जाए उसका मतलब होता है बेटा 10 की घात -12। अगला, कभी कभी हमें धारिता ऐसे भी लिखी होती है माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड, या लिख सकते हैं ऐसे म्यू एफ। पहले माइक्रो का मतलब 10 की घात -6, दूसरे माइक्रो का मतलब भी 10 की घात -6, -6 -12 हो गया। मतलब कह सकते हो माइक्रो जो है भाई पिको के तुल्य होता है। ये इसके विमीय सूत्र की बात है। अब कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है 1 फैरड की परिभाषा दो, तो अब 1 फैरड की परिभाषा कैसे देंगे जरा ध्यान दो बेटा। अभी धारिता का सूत्र C बराबर क्या था? Q/V। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q बराबर हम मान लें 1 कूलाम, हमने मान लो चालक को आवेश कितना दिया? 1 कूलाम। जैसे ही आवेश देंगे इसके विभव में क्या होगी? वृद्धि। मान लो इसके विभव में होने वाली वृद्धि जो V है वो V बराबर कितनी मान लें? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। तब C बराबर जो इस चालक की धारिता है, Q का मान 1, B का मान भी 1, तो 1/1 1 ही रहेगा, और धारिता है तो किस में आएगी? फैरड में। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं? यदि किसी चालक को दिया गया आवेश कितना हो? 1 कूलाम, और ऐसा करने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हो? 1 वोल्ट, तब उस चालक की धारिता को ही हम क्या कहेंगे? 1 फैरड। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं, अतः यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि वृद्धि 1 वोल्ट हो। विभव में होने वाली वृद्धि कितनी हो बेटा? 1 वोल्ट। तब उस चालक की वैद्युत धारिता ही क्या कहलाएगी बेटा? 1 फैरड। तब उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरड कहलाती है, 1 फैरड कहलाती है।
और हमें इस 1 फैराड को ही परिभाषित करना था। ये बेटा 1 फैराड की परिभाषा हो गई। आगे देखो, अगला टॉपिक है हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित का मतलब अकेला, अलग, सबसे अलग, मतलब विलगित का मतलब सीधे सीधे कह सकते हो एक अकेले गोलीय चालक की धारिता। तो अब हम एक आर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक लेंगे और मान लो वो किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक के है। जब इस गोले को हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो यह आवेश गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। चालक का यह गुण होता है कि चालक को अगर कोई आवेश दो तो वो चालक को दिया गया आवेश उसके कहां फैलता है? पृष्ठ पर। जैसे हम यहां एक गोलीय चालक ले लेते हैं, ये हमने गोलीय चालक ले लिया, ठीक है, ये हमारा गोलीय चालक है। अब इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। जैसे ही प्लस क्यू आवेश दोगे, चालक का गुण है ये दिया गया आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अब इसके पूरे पृष्ठ पर ये इस तरह से फैल गया, प्लस क्यू आवेश ये पूरे पृष्ठ पर फैल गया, ये फैल गया, ठीक है बच्चों, ये पूरे पृष्ठ पर फैल गया। अब अगर इस गोलीय चालक का वैद्युत क्षेत्र होगा इसके चारों ओर, अब अगर हम उस वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करें तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखो बल रेखाएं, पहली बात तो प्लस आवेश से बाहर की ओर, दूसरी बात हमेशा चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जैसे यहां कहीं पर खींचे तो इस चालक के पृष्ठ के लंबवत ऐसे बल रेखा बाहर की ओर जाएगी, यहां कहीं खींचे तो पृष्ठ के लंबवत इससे किधर की ओर, ऐसे बाहर की ओर, यहां कहीं खींचे तो पृष्ठ के लंबवत किधर की ओर, बाहर की ओर, यहां कहीं खींचो तो भी बल रेखा इस चालक के पृष्ठ के लंबवत किधर होगी, बाहर की ओर, कहीं भी खींचो। अब ये चूंकि पृष्ठ के लंबवत है और चालक के पृष्ठ के जो लंबवत रेखा है गोलीय चालक के, वो हमेशा उसके केंद्र से होके जाती है। तो अगर यहां कहीं मैं कह दूं इसका केंद्र है तो इन बल रेखाओं को अगर हम पीछे की ओर हटाएं ऐसे, तो क्या ये केंद्र से जाती प्रतीत होगी? जैसे ये ऐसा लग रहा है केंद्र से जा रही, ऐसे ये बल रेखा भी केंद्र से जाती हुई, ये बल रेखा भी केंद्र से जाती हुई, और ये भी कहां से जाती हुई, केंद्र से जाती हुई। मतलब ये बल रेखाएं ऐसा लग रहा है इसके कहां से जा रही हैं, केंद्र से। कहां से जा रही है? केंद्र से। यानी कि इसके पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश बिल्कुल ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे ये कहां रखा हो, इसके केंद्र पर। तो इस बात को याद रखें, किसी भी गोलीय चालक के पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश इस तरह से व्यवहार करता है जैसे वो उसके कहां रखा हो, केंद्र पर। तो हमेशा हम चालक के पृष्ठ पर फैले आवेश को उसके केंद्र पर मान सकते हैं। तो हमने ये गोलीय चालक लिया है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया है, ये इसके पृष्ठ पर फैल गया और इस पृष्ठ पर फैले आवेश को हम यहाँ केंद्र पर मान सकते हैं, यहाँ केंद्र पर मान सकते हैं। और इस गोलीय चालक की मान लो त्रिज्या कितनी है, आर है, और ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक के है। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, धारिता। धारिता निकालने के लिए सबसे पहले इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर निकालेंगे हम वैद्युत विभव। तो देखो बेटा, गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव बी से लिखते हैं, कैसे निकालें? आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि Q आवेश से R दूरी पर अगर कोई बिंदु P हो तो वहां वैद्युत विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर निर्वात या वायु और माध्यम है तो K ले लेते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। और Q आवेश से अगर R दूरी पर चाहिए तो Q/R, ये फॉर्मूला ही लगा दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K भी ले लेना, क्योंकि हमने भी माना है गोलीय चालक किसी ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावर्तनांक भी K है। अब Q आवेश से R दूरी पर है तो Q/R, तो हमने पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश केंद्र पर मान लिया। अब इसके हमें विभव चाहिए कहाँ, पृष्ठ पर। तो केंद्र से पृष्ठ की जो दूरी है क्या इसकी त्रिज्या के बराबर, मतलब सीधे सीधे कह सकते हो हमें Q आवेश से R दूरी पर विभव चाहिए। तो Q आवेश से R दूरी पर विभव क्या, Q/R, Q/R। अतः गोलीय
चालक की धारिता, गोलीय चालक की जो धारिता है C बराबर बेटा क्या होती है, Q अपॉन बी। दिया गया आवेश Q है, इसके पृष्ठ पर विभव कितना है V, तो धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, Q अपॉन V। अब C बराबर Q अपॉन में B का मान हमने अभी निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और ये Q अपॉन R। क्या बेटा ये Q से Q कैंसिल हो गया। अब ये नीचे वाले पद के भी बटे में है, तो ये कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। तो C बराबर क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और इनटू में क्या है R। यही विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है, जिसका मात्रक अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, फैराड। लेकिन ये धारिता का सूत्र बेटा तब है जब गोलीय चालक किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तांक K है। अगर ये निर्वात या वायु में रखा हो तो निर्वात या वायु के लिए आपको क्लियर है K बराबर 1 होता है। तो निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1, तो C बराबर अब क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0, K की जगह 1 रखोगे और 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी इनटू में R फैराड। ये गोलीय चालक की धारिता का सूत्र तब है जब गोलीय चालक निर्वात या वायु में रखा। अच्छा, यहां से एक चीज और क्लियर है उपरोक्त से। देखो बेटा, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो एक नियतांक है, तो C का मान निर्भर किस पर कर रहा है, R पर, और C और R आमने सामने हैं, और आमने सामने वाली भौतिक राशियां एक दूसरे के क्या होती हैं, अनुक्रमानुपाती। यानी कि जो C है वो बेटा अनुक्रमानुपाती किसके है, R के। तो हम यहां से कह सकते हैं कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सिद्ध करो विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये डेरिवेशन हमारा प्रूफ हो गया। अगला टॉपिक देखो, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। अब देखो ये होता क्या है उभयनिष्ठ विभव। जैसे ये कोई 2 बर्तन ले लिए, इसमें मान लो जल यहां ऊपर तक भरा हुआ है, कहीं तक भी भरा है। दूसरा एक और बर्तन ले लिया हमने जिसमें जल, मैं कह रहा हूं या तो है ही नहीं या है तो इससे कुछ नीचा है तल। अब अगर हम इन दोनों बर्तनों को एक पतले पाइप के द्वारा जोड़ दें, ऐसे इनको हम एक पतले पाइप के द्वारा कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, जो जल है वो ऊंचे विभव वाले चालक से, सॉरी ऊंचे तल, इसका तल ऊंचा है इसका तल नीचा है, तो ऊंचे तल वाले चालक से नीचे तल वाले चालक की ओर जाएगा। कब तक, जैसे जैसे जल जाएगा इसका तल किधर बढ़ेगा, ऊपर, और इसका तल किधर आएगा, नीचे, इसका तल किधर आएगा, नीचे। तो ये जो प्रक्रिया है जल का आना जाना, ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों बर्तनों में जल के तल बराबर ना हो जाए। जल के तल बराबर ना हो जाए। अब कोई कहेगा जल के तल बराबर होंगे, जल बराबर होंगे कि नहीं? हाँ, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कब? अगर दोनों बर्तन बिल्कुल एक जैसे हैं तो तल भी बराबर और जल भी बराबर, लेकिन अलग अलग साइज के ले लो, अलग अलग टाइप के हों। जैसे ये इतना चौड़ा ऐसे ले लिया जाए तो अब तल तो बराबर होंगे लेकिन अब जल बराबर नहीं होंगे। तो आप इतनी बात याद रखो, इन बर्तनों को जब हमने जोड़ा है तो इनमें तल बराबर हो गए, जल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसे ही अगर 2 चालक लें हम, जैसे बर्तन में जल का तल था, ऐसे ही चालक को जब आवेश देते हैं तो उसमें आवेश का तल होगा, और आवेश के तल को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो मान लो इसमें आवेश का तल ऊंचा है, मतलब इसका विभव ऊंचा है, यानी कि कह सकते हो ये उच्च विभव पर है, और ये वाला चालक मान लो निम्न विभव पर है, मतलब इसका विभव कुछ नीचा है, इसमें आवेश का तल नीचा है।
अब जैसे जल का प्रवाह एक पतले पाइप से हो सकता है, किसी पाइप के द्वारा, ऐसे ही आवेश का प्रवाह किससे होता है? चालक से। तो हमने एक चालक तार के द्वारा, इस तार के द्वारा दोनों चालकों को जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ोगे, यहां भी जैसे जल ऊंचे तल से नीचे की ओर जाता है, ऐसे ही धनावेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर जाता है। और कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाएं। दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। फिर आपका क्वेश्चन होगा, केवल विभव यानी कि आवेश के तल ही बराबर होंगे? क्या आवेश बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो आवेश बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर दोनों चालक बिल्कुल एक ही जैसे हैं तब तो इनके विभव भी बराबर और इनमें आवेश की मात्राएं भी बराबर होंगी। लेकिन अगर अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग साइज के हैं, तो उस स्थिति में इनके विभव बराबर हो जाएंगे। मतलब कहने का यह है, पहले अगर मैं कहूं इसका विभव V1 था, इसका V2, तो जोड़ने के बाद अब दोनों के विभव समान हो जाएंगे। मान लो इसका भी V हो गया और इसका भी V, और ये जोड़ने के बाद जो दोनों चालकों का विभव समान होता है, इस समान विभव को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव। अब देखो, अगर हमें इसका फॉर्मूला चाहिए तो देखो क्या करें। आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था आपने फर्स्ट चैप्टर में। आवेश को नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसी का इस्तेमाल करके हम उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ये दो चालक हैं, मैं कह रहा हूं इसकी धारिता C1 है और इसकी C2 है। ये जोड़ने से पहले है, जोड़ने से पहले हमने इसको Q1 आवेश दिया, तो इसका विभव कितना हो गया? V1। मान लो इसका Q2 आवेश है और इसका विभव कितना है इससे? V2। अब हम क्या करें, इन्हीं चालकों को एक पतले तार से जोड़ दें। ये जोड़ने के बाद है, जोड़ने के बाद। तो जोड़ने के बाद अब जरा देखो, इनकी धारिताएं, आवेश ग्रहण करने की क्षमता, वो तो नियतांक है बेटा, उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहले C1 थी, इसकी वही रहेगी, इसकी C2 थी, वही रहेगी। लेकिन अब एक का विभव क्या होगा? ऊंचा, एक का नीचा, तो आवेश एक से दूसरे में जाएगा, मतलब आवेशों का दोबारा से बंटवारा होगा। और आवेशों का बंटवारा इस तरह से होगा कि दोनों के विभव क्या हो जाएं? बराबर। और वो बराबर विभव ही तो उभयनिष्ठ विभव है। तो मान लो आवेशों का दोबारा वितरण होने के बाद इस पर आवेश हो गया Q1 डैश, जो Q1 था उस पर Q1 डैश, दूसरे पर क्या हो गया? Q2 डैश, और विभव तो समान हो चुके होंगे। और उस समान विभव को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ विभव। और किससे लिखेंगे? B से, यानी कि अब इसका भी B हो गया होगा, इसका भी B। यही तो उभयनिष्ठ विभव हमें B ज्ञात करना है। अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है आवेश नष्ट या उत्पन्न नहीं होता, केवल एक से दूसरे में इसका स्थानांतरण आना जाना होता है। तो आवेश जब नष्ट या उत्पन्न नहीं हो रहा है तो भले एक से दूसरे में कितना भी आए जाए, कुछ भी हो, लेकिन कुल आवेश तो नियत रहना चाहिए। नियत रहने का मतलब है जितना जोड़ने से पहले कुल आवेश उतना ही जोड़ने के बाद कुल आवेश होना चाहिए। तो जोड़ने से पहले कुल आवेश, इसका Q1, इसका Q2। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से आवेश संरक्षण के सिद्धांत से जोड़ने से पहले कुल आवेश कितना है? Q1 प्लस Q2। और जोड़ने के बाद कुल आवेश कितना है? इसका Q1 डैश हो गया, इसका Q2 डैश, तो कुल कितना हो गया? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। पहले वाला आवेश बाद वाले आवेश के बराबर होना चाहिए। क्लियर है इतना? अब देखो, अभी हमने C बराबर क्या पढ़ा था? Q अपॉन B। यहां से Q बराबर निकालें तो C इंटू B। C बराबर Q अपॉन B या Q बराबर C भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो Q1 निकालो जरा, इसकी धारिता C1, विभव V1, तो Q1 बराबर क्या? C1 V1, और Q2 बराबर C2 V2। ये वैल्यू रख दो, Q1 की जगह C1 V1 प्लस Q2 की जगह C2 V2 बराबर, ऐसे ही Q1 डैश इससे लगाओ,
Q1 डैश बराबर C1B प्लस Q2 डैश बराबर C2B। तो C1B1 प्लस C2B2 बराबर, क्या B इन दोनों में से बच्चों कॉमन है? तो C1 प्लस C2, B कॉमन ले लिया, यहां से B कॉमन लिया, C1 बचा, यहां से B कॉमन लिया, C2 बचा। तो यहां से अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, यहां देख लो इधर आगे, V बराबर, यही तो चाहिए ओवेनेस्ट वेब, B बराबर, तो B बराबर में क्या है? C1B1 प्लस C2B2, और ये C1 प्लस C2 कहाँ आएगा? इसके अपॉन में, अपॉन में आया C1 प्लस C2। यही तो ओवेनेस्ट विभव का सूत्र है। तो ओवेनेस्ट विभव B बराबर हो गया C1B1 प्लस C2B2 अपॉन में C1 प्लस C2। क्या इतनी बात बच्चों क्लियर है? अब देखो बेटा, हमारा अगला टॉपिक है संधारित्र, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है देखो समझो। अगर कोई चालक है, अगर इसकी धारिता, अगर हम चालक की धारिता बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो इसका एक तो तरीका यह है, साधारण तरीका, कि उसका जो आकार है वो किसी तरीके से बढ़ा दें। तो पहला तरीका तो क्या है? आकार बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें बेटा? अगर किसी चालक का आकार बढ़ा दें तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। लेकिन हम चाह ये रहे हैं कि हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ा दें। और जिस तरीके से, जिस युक्ति से या जिस उपकरण से चालक की धारिता उसके आकार को बदले बिना बढ़ाते हैं, वो तरीका ही क्या कहलाता है? संधारित्र। तो देखो परिभाषा पहले, एक तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति, मतलब एक उपकरण, एक तरीका है जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ा देती है। यानी कि ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम चालक के आकार को बदले बिना ही उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाते हैं इसके लिए समझो जरा बेटा, देखो कैसे बढ़ाएंगे। जैसे ये कोई चालक है, ठीक, इसको मान लो अधिकतम हम प्लस क्यू आवेश दे सकते हैं, जिससे इसका विभव अधिकतम B तक बढ़ा सकते हैं। तो इसकी धारिता C बराबर कितनी होगी? Q अपॉन V। अभी इतनी है। अब एक तरीका तो हम इसके आकार को बढ़ा दें, तब इसकी धारिता बढ़ जाएगी, विभव नीचे आ जाएगा, फिर उसी विभव तक बढ़ा देंगे। लेकिन हम चाहते हैं हम इसके आकार में कोई परिवर्तन ना करें, इसके बिल्कुल टच ना करें, हम धारिता बढ़ा दें इसके आकार में बदलाव किए बिना। उसके लिए हम क्या करें? इसके पास में एक कोई अनावेशित चालक रखेंगे। अगर हम इसके आकार को नहीं बदलना चाहते तो धारिता बढ़ाने के लिए हम इसके पास में क्या रखें? एक अनावेशित चालक, मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं है। होगा क्या? इसको रखते ही इस पर प्लस है तो प्रेरण द्वारा, आवेशन की विधियां पढ़ी थी, एक विधि है प्रेरण द्वारा, तो प्रेरण द्वारा अगर इस पर प्लस क्यू है तो इसकी अंदर वाली सतह पर कितना उत्पन्न हो जाएगा? माइनस क्यू, इसके ही बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति का। और इसके बाहर वाली सतह पर कितना उत्पन्न होगा? प्लस क्यू। लेकिन अगर हम इस बाहर वाली सतह को किससे जोड़ दें? पृथ्वी से, तो पृथ्वी का जो वैद्युत विभव है वो होता है 0। इसलिए जैसे ही किसी चालक को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसका विभव भी 0 हो जाता है। 0 होने का मतलब चाहे वो चालक धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, उसका धनावेश और ऋणावेश सब कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में। तो इसका जो धनावेश है ये प्लस क्यू, ये भी कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में। तो ये धनावेश बाहरी सतह का तो कहाँ चला गया? पृथ्वी में। अब इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जरा देखो, देखो प्लस आवेश हमेशा विभव को बढ़ाता है और माइनस विभव को कम करता है। तो ये माइनस आवेश क्या करेगा? इसके विभव B को कम कर देगा। तो अगर इसका विभव कम हो गया, देखो धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जैसे ही विभव कम होगा क्या इसकी धारिता बढ़ जाएगी? धारिता बढ़ जाएगी। तो देख रहे हैं आप हमने
इसके चालक में इस चालक के आकार में इसमें कोई परिवर्तन किए बिना क्या दूसरा चालक रखे हमने इसकी धारिता बढ़ा दी, और ये तरीका जिसके द्वारा हमने आकार में परिवर्तन किए बिना धारिता बढ़ाई, इस तरीके को ही क्या नाम दिया गया है, संधारित्र। तो अब इसकी बनावट के आधार पर भी हम इसकी एक परिभाषा दे सकते हैं, यानी कि संधारित्र कितने चालकों का, दो चालकों का एक जोड़ा या युग्म होता है जिन दोनों पर आवेश बराबर लेकिन कैसी प्रकृति का होता है, विपरीत प्रकृति का। तो दूसरी परिभाषा हमने यहाँ लिखी है, संधारित्र दो ऐसे चालकों का युग्म होता है जिन पर बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। संधारित्र मुख्य तौर पे बेटा तीन प्रकार के होते हैं। संधारित्र जो है वो मुख्य तौर पे कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। देखो कौन से, ये तीन प्रकार जो है इनकी प्लेटों की आकृति के आधार पर नाम दिए जाते हैं। जो चालक लेते हैं दो, उनकी आकृति के आधार पर। अगर दो चालक जो है वो समांतर प्लेटों के रूप में ले लें, किसके रूप में, समांतर प्लेटों। पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दें तो प्रेरण द्वारा दूसरे की अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू, बाहर वाली पर प्लस क्यू, लेकिन हम उसे किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से, तो वो प्लस क्यू पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये संधारित्र तो है, लेकिन इस संधारित्र के जो चालक या प्लेटें हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए इस वाले संधारित्र को हम नाम देते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। अब अगर इसके ये दो चालक जो हैं वो गोलीय ले लें, ऐसे पहला चालक और ये दूसरा चालक। पहले चालक को हम कितना आवेश दें, प्लस क्यू, तो प्रेरण द्वारा दूसरे की अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू और बाहर वाली सतह पर इस पर क्या उत्पन्न होगा, प्लस क्यू, लेकिन हम इसे किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से, तो ये तो पृथ्वी में चला जाएगा। तो ये भी संधारित्र बन गया हमारा। दो चालकों का युग्म है जिन पर बराबर और विपरीत आवेश है, तो ये संधारित्र हो गया। लेकिन इसके जो चालक हैं वो गोलीय हैं, इसलिए इस संधारित्र को हम क्या नाम देते हैं बच्चों, गोलीय संधारित्र। अच्छा, तीसरा और क्या है, अगर इसकी प्लेटें जो चालक दो लिए हैं वो दोनों चालक बेलनाकार ले लिए जाए, ऐसे बेलन के आकार के, एक बेलन और ये इसके चारों ओर से एक दूसरा बेलनाकार पृष्ठ ले लें, ठीक। ये अब अगर पहली प्लेट को कितना आवेश दें, पहले बेलनाकार पृष्ठ चालक को कितना आवेश दें, प्लस क्यू, तो प्रेरण द्वारा दूसरे की अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू और बाहर वाली पर क्या उत्पन्न होगा, प्लस क्यू, लेकिन उस बाहर वाली सतह को हम किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से, तो वो प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। तो यहाँ भी हमारे दो चालक हैं, दोनों पर बराबर आवेश है लेकिन विपरीत प्रकृति का, तो संधारित्र तो ये भी बन गया। लेकिन इसके चालक बेलनाकार हैं, इसीलिए हम इस संधारित्र को क्या कहेंगे, बेलनाकार संधारित्र। तो इस तरह से मुख्यतः तीन प्रकार के संधारित्र होते हैं, पहला समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। लेकिन हमारे बोर्ड के जो सिलेबस में है वो मुख्य तौर पर कौन सा है, समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र। अब हम इसी को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखो तो अगला टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता का हम डेरिवेशन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखो कैसे, समझो बेटा कैसे ड्राइव करेंगे। ये हमने दो धातु की समांतर प्लेटें ले ली, इन प्लेटों के बीच की दूरी मान लो d है और इसकी हर एक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, a है। अब संधारित्र में हम प्लेट आवेश देते कौन सी प्लेट को, पहली प्लेट को, तो ये पहली प्लेट जो है इसको नाम दे दो P1 और दूसरी प्लेट को क्या नाम दे देते हैं, P2। तो पहली प्लेट को हम क्या करें, ये कहीं से तार जोड़ के मान लो यहां से हमने किसी बैटरी से प्लस क्यू आवेश दिया। अब ये प्लस क्यू आवेश यहां से तार द्वारा इस पहली प्लेट P1 के पृष्ठ पर पहुंचेगा, इस पर एक समान रूप से फैल गया। तो इस पर प्लस क्यू आवेश है लेकिन P2 पर अभी कोई आवेश नहीं है, तो प्रेरण द्वारा इस पर प्लस क्यू है तो इसकी अंदर वाली सतह पर ये माइनस क्यू आवेश और बाहर वाली सतह पर इतना ही प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। इतना ही प्लस का मतलब प्लस क्यू, लेकिन उसे हम किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से।
तो बाहर वाली सतह का प्लस क्यू आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम इस संधारित्र की धारिता निकालेंगे। अगर इसकी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी बहुत साधारण सी थ्योरी है, यहीं से लिखनी है। माना धातु की दो समांतर प्लेटें P1 व P2 जिनके बीच की दूरी d है और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। जब प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा P2 पर कितना उत्पन्न हो जाता है, माइनस क्यू। ये अलग बात है, बाहरी सतह पर भी प्लस क्यू उत्पन्न होगा लेकिन वो पृथ्वी में चला जाएगा, तो उससे हमारा आप कोई लेना देना नहीं है। अब देखो हमें इस संधारित्र की क्या चाहिए, धारिता। अब धारिता C बराबर क्या होती है संधारित्र की, Q अपॉन B। देखो अगर मैं डायरेक्टली निकालना शुरू कर दूं तो मैं पहले प्लेटों के बीच क्या निकालूंगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर प्लेटों के बीच क्या निकालूंगा, विभवांतर, और विभवांतर से क्या निकालूंगा, धारिता। अब आप कहोगे सर हम कैसे याद रखें कि पहले क्यों आपने वैद्युत क्षेत्र निकाला, तो इसके लिए उल्टी तरफ से सोचो थोड़ा। धारिता C निकालनी है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B। अब हमें पता है हमने आवेश तो Q दिया है, इसकी प्लेटों पर आवेश की मात्रा Q है, तो पहले क्या चाहिए, विभवांतर B। विभवांतर क्या चाहिए, B नहीं पता है तो हमें B की जरूरत होगी C के लिए। अब अगर हमें B चाहिए तो फिर एक फार्मूला होता है E बराबर B अपॉन D। अगर प्लेटों के बीच की दूरी D और प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो V, तो E बराबर होता है B अपॉन D। यहां से B बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या E इंटू D। अब देखो अगर B निकालना है तो D पता है लेकिन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या निकालें, E। अब समझ में आ गया होगा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, E, फिर E की सहायता से क्या निकालेंगे, B, और जब B आ गया तो B की सहायता से क्या निकाल लेंगे, C। इतनी बात क्लियर है बच्चों। चलो अब यही फॉर्मूला हम लोग यहां अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लेटों के बीच, वो फर्स्ट चैप्टर में गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालते हैं, लेकिन आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में। अगर दो प्लेटें हो, पहली प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा और दूसरी पर हो माइनस सिग्मा, और वो एक दूसरे से अगर d दूरी पर हो, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E बराबर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन ये तब थी जब प्लेटों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु है। यहां हम मान लेते हैं प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावर्तांक K है। तो अगर K है तो फिर यहाँ एप्सिलॉन 0 के साथ में K आ जाएगा, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K, जहां सिग्मा क्या है बेटा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व क्या होता है, किसी भी चालक के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब यहाँ इस चालक प्लेट जो लिए है हमने, इसका क्षेत्रफल A है और A पर कितना आवेश है, Q। तो A क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, Q, तो एकांक पर कितना होगा, Q अपॉन में A, और ये एकांक क्षेत्रफल पर आवेश जो Q अपॉन A है, क्या इसको ही पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा कहते हैं। यानी कि सिग्मा बराबर हमारा यहाँ से क्या आ गया, Q अपॉन A। तो यहाँ रख दो E बराबर सिग्मा की जगह क्या रखोगे, Q अपॉन A। तो एप्सिलॉन 0 K तो है ही, Q ये आ गया और ये अपॉन में क्या आएगा, A। तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 K A, ये प्लेटों के बीच क्या आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हम कहें इन प्लेटों के बीच का विभवांतर B है, ये दे, प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तब आपको पता है बेटा E बराबर क्या होता है, B अपॉन D। E बराबर क्या होता है, B अपॉन D। यहां से अगर हम B बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, ये E इंटू डी, B बराबर E इंटू डी, या V बराबर E का मान है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 KA, और E का मान हो गया तो, और इंटू में क्या आ गया बेटा ऊपर D, तो Q इंटू डी एप्सिलॉन 0 KA। अतः संधारित्र की धारिता
अतः संधारित्र की धारिता बेटा C बराबर क्या होती है, Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन B। तो C बराबर Q तो ठीक है, प्लेटों पर आवेश Q है मात्रा। B का मान अभी आपने कितना निकाला, देखो B का मान रख दो, Q इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन 0 के ए। Q इंटू डी अपॉन में क्या होगा बेटा, एप्सिलॉन 0 के ए। तो देखो ये Q से Q कैंसिल, तो C बराबर ये एप्सिलॉन 0 के ए नीचे वाले के बटे में, तो ये कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, ये ऊपर पहुंच गया, एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी, इतने फैराड। ये धारिता का सूत्र तब है जब प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावर्तनांक कितना है, K है। अगर मैं कहूं संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो, तब उस वक्त संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो एक बात ये ध्यान रखें कि जब प्लेटों के बीच निर्वात या वायु होती है तब उस संधारित्र को हम वायु संधारित्र कहते हैं। तो ए दे संधारित्र की प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो, तब वायु संधारित्र की धारिता, तब वायु संधारित्र की धारिता, तब वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता। ऐसा करो बेटा, वायु संधारित्र की धारिता किससे लिख लो, C0 से। भाई माध्यम होने पर C से लिखा है, वायु संधारित्र की हम C0 से लिख लेते हैं। तो C0 बराबर एप्सिलॉन 0, K का मान कितना रखोगे, निर्वात वायु है तो निर्वात वायु के लिए आपको पता होना चाहिए K का मान कितना होता है, 1। तो परावर्तनांक K की जगह 1 रखोगे, जब 1 रखोगे तो बेटा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू में A अपॉन में D, ये C0 आ गया। अतः अगर हमें C और C0 में संबंध चाहिए तो हम C को C0 से भाग कर दें, यानी कि C अपॉन C0। तो C का मान क्या है ऊपर, एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी, और अपॉन में C0 क्या है, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। ये एप्सिलॉन 0 ए से एप्सिलॉन 0 ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो यहाँ से C अपॉन C0 बराबर किसके आया, के। या यहां से C बराबर क्या हो जाएगा, K, और इनटू में क्या पहुंचेगा, C0। यानी कि परावैद्युत पदार्थ भरने से संधारित्र की जो धारिता है वो वायु संधारित्र की धारिता की कितने गुनी हो जाती है, K गुनी। अब K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, जो बेटा निर्वात या वायु के लिए 1 होता है और अन्य सभी माध्यमों के लिए 1 से अधिक, यानी कि K का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। इसका मतलब है जो परावैद्युत भरने से धारिता C है वो हमेशा वायु संधारित्र से ज़्यादा होगी, यानी कि परावैद्युत पदार्थ भरने पर जो धारिता है वो बढ़ जाती है। K गुनी होने का मतलब बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि परावैद्युत पदार्थ भरने से संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। एक बात और इसमें ध्यान दें, जब भी ये डेरिवेशन आता है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालो और बताओ कि इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो अगर ये इसके साथ में लगा हुआ है कि पूछा गया है कि धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, तो इतनी बात यहाँ से एक्स्ट्रा ध्यान दो। C बराबर हमने फॉर्मूला सबसे पहले क्या निकाला था, एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी। यहां से आगे देखो क्या करेंगे। सबसे पहली बात देखो, एप्सिलॉन 0 तो नियतांक है, ये तो बदलता नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है। अब C किस पर निर्भर कर रहा है, K पर, A पर और D पर। तो पहले C का संबंध K से देखो, आमने सामने है, तो C अनुक्रमानुपाती K, यानी कि अगर हम धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो K का मान अधिक होना चाहिए, यानी कि प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावर्तनांक अधिक होना चाहिए। तो संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए पहला काम है कि प्लेटों के बीच जो माध्यम भरे उसका परावर्तनांक अधिक होना चाहिए। दूसरी बात, C
अनुक्रमानुपाती ए के भी तो है, यानी कि अगर धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो प्लेटों का क्षेत्रफल भी क्या होना चाहिए, अधिक। और तीसरी बात है सी, व्युत्क्रमानुपाती किसके है, डी के, यानी कि अगर धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। यानी कि संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं। पहली बात, प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावर्तांक अधिक होना चाहिए, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल भी अधिक होना चाहिए, और साथ साथ प्लेटों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब इसका मतलब क्या है, देखो अभी क्या किया था हमने, या तो प्लेटों के बीच के पूरे भाग में परावैद्युत पदार्थ भरा था या फिर पूरे भाग में निर्वात या वायु था। लेकिन अब हम परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो प्लेटों के बीच, लेकिन कैसे, आंशिक रूप से। आंशिक रूप का मतलब केवल कुछ भाग में, कुछ में परावैद्युत होगा तो बाकी जो खाली रह जाएगा उसमें क्या होगी बेटा, वायु होगी। क्या होगी, वायु। अब देखो सबसे पहले हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। देखो वही हमने धातु की 2 समांतर प्लेटें ले ली जिनके बीच की अगर हम आपसे दूरी पूछे तो वही कितनी लेंगे, डी। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल वही कितना है, ए। पहली प्लेट को हम नाम देंगे P1 और दूसरी प्लेट को क्या नाम देंगे, P2। अब इस पहली प्लेट को यहां हमने किसी बैटरी द्वारा +Q आवेश दिया तो ये पहली प्लेट पर हमारा कितना आवेश पहुंचा, +Q आवेश यहां पहुंचा। ये इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। ठीक है, प्रेरण द्वारा इसकी अंदर वाली सतह पर -Q आवेश उत्पन्न होगा। ठीक, बाहर वाली सतह पर +Q होगा, लेकिन इस बाहर वाली सतह को हम किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से। ये इतनी तो साधारण बातें हो गई पिछले टॉपिक वाली, ये तो आप कहोगे सर उसमें भी क्या था, लेकिन उसमें अंतर इसमें उसमें क्या है, उसमें प्लेटों के बीच के पूरे भाग में हमने कहा कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है जिसका परावैद्युतांक K है। अब हम क्या करते हैं, पूरे में नहीं भरते, बल्कि हमने मान लिया प्लेटों के बीच में हम परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख देते हैं बीच में, ऐसे है यहां इतने में। ये परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी हमने जिसकी मोटाई यहां से यहां तक कितनी है, T, और इस पट्टी का परावैद्युतांक कितना है, K है। कितना है, K है। अब जरा ध्यान दो, समझो, यहां मुख्य बात है। अब इस संधारित्र की धारिता निकालनी है। अब अगर इसके बीच हम बात करें, आपसे पूछे परावैद्युत कितने भाग में है, तो प्लेटों के बीच जो परावैद्युत है, क्या प्लेटों के बीच की T मोटाई में है, कितनी मोटाई में, T मोटाई में। अच्छा, फिर बाकी जो इधर का खाली भाग बचा, इसमें क्या होगी बच्चों, वायु। इधर भी वायु और इधर भी वायु, ये परावैद्युत है, ये परावैद्युत है। अब अगर T मोटाई में वायु आ गई, सॉरी परावैद्युत आ गया, तो बीच की मोटाई दूरी कुल कितनी है, D। अब D में से T में आ गया तो बाकी बचा हुआ भाग की मोटाई कितनी होगी, क्या D - T। तो वायु जो है प्लेटों के बीच वो कितनी मोटाई में होगी, D - T मोटाई में। तो इतनी बात क्लियर हुई। हम जब T मोटाई की पट्टी रखेंगे, इसका मतलब T मोटाई में तो परावैद्युत है, और बाकी का बचा भाग D में से T कम कर दो तो D - T मोटाई बची होगी, उसमें बाकी भाग में क्या होगी, वायु। क्या होगी, वायु। अब हमें बात वही, संधारित्र की धारिता चाहिए तो धारिता के लिए क्या चाहिए, विभवांतर, और विभवांतर के लिए क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र। मान लो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र कितना है, E1, और परावैद्युत में कितना है, E2। ऐसे ही विभवांतर की बात करें, वायु में विभवांतर कितना है, V1, और यहां परावैद्युत में कितना है, V2, तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 + V2। वो बाद की बात है, पहले ऐसा करते हैं, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। सबसे पहले कहां निकालते हैं, वायु में वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। इसको किससे लिखा है? E1 से। आपको पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, तो ये एप्सिलॉन जीरो ए हो गया। अब परावैद्युत में देख लो, परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो बेटा E2 से लिखा है हमने, तो क्या हो जाए Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर माध्यम का परावर्तांक K है तो बस K ही तो बढ़ जाता है इसमें, क्या बढ़ जाएगा? K। तो E2 का मान हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो KA। अब इसके आगे देखो, मैं कहूं अगर यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर कुल भी है, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तब B बराबर क्या होगा? हमने वायु में विभवांतर कितना माना था? B1, और परावैद्युत में कितना? B2। तो B बराबर B1 प्लस B2। ये कहाँ है? वायु में, और ये कहाँ है? परावैद्युत में। अब कैसे निकालेंगे इसका मान? देखो B बराबर आपको पता है E इंटू डी, ई बराबर बी अपॉन डी से अभी हमने पिछले में जाना, बी बराबर ई इंटू डी। अब अगर हम कहें विभवांतर जो है वायु में निकालो, तो वायु में क्या है? B1। वायु में किससे लिखा है? B1। ई की जगह वैद्युत क्षेत्र कितना? E1 इंटू डी की जगह वायु की मोटाई कितनी है? D माइनस टी। तो V1 का मान कितना हो जाएगा? E1 इंटू डी माइनस टी। अगर यही मैं कहूं परावैद्युत में, बताओ बेटा, तो परावैद्युत में हमने विभवांतर को किससे लिखा है? B2 से। तो B2 बराबर इसी E इंटू डी से, E की जगह वैद्युत क्षेत्र कितना है? E2, और इंटू में इसकी मोटाई कितनी है परावैद्युत की? T। अब ये वैल्यू रख दो उसमें, तो V बराबर वायु में विभवांतर कितना है? E1 इंटू में D माइनस टी, प्लस B2 बराबर कितना है? E2, और इंटू में है T। तो V बराबर E1 का मान अभी कितना था? Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो A, और इंटू में चल रहा है बच्चों D माइनस टी, प्लस का E2 कितना था? Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो KA इंटू में T। ये भी निकाल चुके थे सारी वैल्यू E1 E2 की, वो पुट कर दी हमने। अब जरा देखो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो A पहले पद में भी है, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो A दूसरे पद में भी है, दोनों में से कॉमन ले लो। Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो A कॉमन, बचा क्या? Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो A कॉमन, यहां से क्या बचा? D माइनस टी, और प्लस ऊपर से Q कॉमन, तो क्या बचा? केवल T, और अपॉन से एप्सिलॉन जीरो A कॉमन, तो क्या बचा? K। तो T अपॉन K। ये विभवांतर हो गया। अतः संधारित्र की धारिता। अब अगर हम इस धारिता को निकालें तो C बराबर बच्चों क्या होता है? Q अपॉन B। तो Q तो ठीक है, प्लेटों पर आवेश Q है, B हमने निकाल लिया अभी, ये रख दो। कितना है? Q अपॉन देखो एप्सिलॉन जीरो A, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है बेटा? D माइनस टी, और प्लस का है T अपॉन K। देखो बच्चों ये Q से Q कैंसिल, C बराबर ये एप्सिलॉन जीरो A कहाँ पहुंचेगा? ऊपर, तो ऊपर पहुंच गया एप्सिलॉन जीरो A, और अपॉन में क्या आ गया? D माइनस टी, और प्लस का है बेटा T अपॉन K। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र तब है जब प्लेटों के बीच T मोटाई का परावैद्युत रखा है, और मात्रक लिखें तो क्या लिखेंगे? फैराड। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, उनमें से जो भी अगर इस क्वेश्चन के साथ में आपसे पूछी जाती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे नोट पॉइंट करके लिख सकते हो, विशेष स्थितियां कह दो, इसके नोट पॉइंट। पहली बात, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत हो, परावैद्युत
हो। अर्थात अब जरा ये बात समझने की है, टी बराबर, देखो अभी क्या था, ये प्लेटें हैं, इनके बीच हमने ये बीच की दूरी कुल कितनी थी डी, और इनके बीच टी मुटाई में हमने ये परावैद्युत रखा था। इनकी प्लेटों के बीच टी मुटाई है परावैद्युत की। अब हम कह रहे हैं यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत हो, पूरे का मतलब ऐसे यहां से लेके यहां तक ये पूरे में परावैद्युत ही परावैद्युत है, तो अब परावैद्युत की मोटाई पूरे में हो गई है टी। परावैद्युत की मोटाई किससे ली थी, टी से, तो वो मोटाई टी अब बराबर किसके हो गई, डी के। अगर पूरे स्थान में परावैद्युत हो उस स्थिति में टी बराबर किसके होगा, डी के, अर्थात टी बराबर डी। तब संधारित्र की धारिता, तब संधारित्र की धारिता, जो पिछला डेरिवेशन आया था उसी में बस टी की जगह डी रख दो, तो सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में क्या था, डी माइनस टी, तो डी माइनस टी की जगह भी क्या रख दोगे, डी, और प्लस में क्या था टी अपॉन के, तो टी की जगह फिर से क्या रखोगे, डी, और अपॉन में तो के चले रहा है, ये डी से डी कैंसिल, तो क्या बचा ये एप्सिलॉन 0 ए और अपॉन में डी अपॉन के, तो सी बराबर ये के क्या बेटा ऊपर पहुंचेगा एप्सिलॉन 0 के साथ, तो एप्सिलॉन 0 के ए अपॉन डी। देखो बेटा अगर पूरे में परावैद्युत हो तो पिछले डेरिवेशन में यही तो फॉर्मूला आया था, वो हमने इसकी सहायता से निकाल लिया अगर आपसे पूछा जाता है तब। अब देखो अगर हम कहें कि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में अब निर्वात या वायु भर दी, दूसरी बात ए याद है, प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात या वायु हो, अर्थात अब देखो बेटा टी बराबर कितना, देखो पहले क्या था, ये प्लेटें थी, यहां बीच में जो परावैद्युत था उसकी मोटाई तो टी थी। अब हमने कह दिया हमने इसमें परावैद्युत रखा ही नहीं, पूरे स्थान में क्या कर दिया, निर्वात या वायु, यानी कि इसे हमने हटा दिया बिल्कुल। तो जो चीज जहां है नहीं उसकी मोटाई अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी बताओगे, 0। भाई परावैद्युत तो हटा दिया यहां से, पूरे में निर्वात या वायु है, मतलब इसमें हमने जो बीच में परावैद्युत था उसकी मोटाई टी कितनी कर दी, 0। तो तब इस स्थिति में टी बराबर क्या होगा बेटा, 0 होगा, टी बराबर क्या होगा, 0। तब संधारित्र की धारिता, तब संधारित्र की धारिता, तब संधारित्र की धारिता C बराबर, देखो फॉर्मूला था क्या, एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, लिख लेते से, यहां से देखो C बराबर एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी की जगह क्या रख दोगे इस स्थिति में, 0, प्लस फिर टी की जगह 0 अपॉन में के जो भी है, तो C बराबर एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में ये भी 0, ये 0 अपॉन के, ये भी 0, तो 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में क्या बचा डी, तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। ये तब धारिता है जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात या वायु हो, और आप देखेंगे पिछले डेरिवेशन में यही निकाली थी, ये अलग बात है हमने वहां इसको C0 से लिख लिया था, मतलब ये हमारा C0 है। तीसरी बात याद है, प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी रखी हो, धातु की पट्टी रखी हो, अर्थात देखो बेटा अभी तक कोई परावैद्युत पदार्थ था जिसका परावैद्युतांक के है, अब अगर हम कहें हमने धातु की पट्टी रख दी तो धातु के लिए परावैद्युतांक के का मान कितना होता है, अनंत। किसी भी धातु के लिए याद रखें परावैद्युतांक के का मान कितना होता है, अनंत। तब संधारित्र की धारिता,
सब संधारित्र की धारिता। C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के की जगह क्या आ गया, अनंत। और किसी भी संख्या को अनंत से भाग करते हैं तो वो 0, तो ये वाली संख्या तो 0 हो गई। तो C बराबर हमारा यहाँ से क्या आया, ऊपर तो बच्चों एप्सिलॉन 0 A चल रहा है, अपॉन में ये 0 हो गया, और 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं, तो अपॉन में क्या है, D माइनस टी। यही तो है। अगर धातु हो की पट्टी रखी हो टी मिटाई की, तब संधारित्र की धारिता C बराबर होती है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी। अब बढ़ो बेटा अगले टॉपिक की ओर। हाँ, अब हम संधारित्र, अकेले संधारित्र की धारिता तो निकाल ली हमने, समांतर प्लेट संधारित्र की। अब हम कई संधारित्रों को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ने के भी कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके। कौन कौन से 2 तरीके होते हैं? पहला होता है बेटा श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है समझो। ये देखो, जैसे मैंने ये 2-3 पेन ले लिए अपने हाथ में, इनको भी जोड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं भाई? 2 तरीके, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। कैसे? जैसे ये एक पेन और इसके आगे दूसरा, इसके आगे तीसरा, ऐसे जोड़ दो, एक के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, तो ये कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। मतलब एक का दूसरा सिरा अगले के पहले सिरे से, दूसरे का दूसरा सिरा अगले के पहले सिरे से, ऐसे जोड़ते चले जाओ कितने भी, 1 2 3, ये श्रेणी क्रम। और अगर सबका ऐसे जोड़ दो, ऐसे भी तो जोड़ सकते हो इनको, एक सिरा एक जगह, दूसरा सिरा दूसरी जगह, तो ये कहलाता है बच्चों समांतर क्रम। तो अब हम यहाँ जो संधारित्र हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जोड़कर उनकी तुल्य धारिता यानी कि कुल धारिता ज्ञात करेंगे। तो अब इसके लिए जरा इसका चित्र देखो बच्चों, समझो। ये हमने एक संधारित्र ले लिया जिसकी धारिता मान लो C1, ये दूसरा ले लिया जिसकी धारिता C2, ये तीसरा ले लिया जिसकी धारिता मान लो है C3। ये पहला, इसके आगे दूसरा, इसके आगे तीसरा, ये तीनों जोड़ दिए, तो ये कौन सा क्रम? एक के आगे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, या कह दो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे की पहली प्लेट से, दूसरे की पहली प्लेट अगले, सॉरी दूसरे की दूसरी प्लेट अगले की पहली प्लेट से। इस तरह से कितने भी जोड़ते चले जाओ, ये कौन सा क्रम होता है हमारा? श्रेणी क्रम। अब हम आवेश किसे देते हैं? पहले संधारित्र की पहली प्लेट को। मान लो इनको हमने A और B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। इस पहली वाली प्लेट को ये लो हमने किसी बैटरी से प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये प्लस क्यू इसकी पहली प्लेट पर पहुंचा, यहां से होते हुए कहां पहुंचा? इसकी पहली प्लेट पर ये प्लस क्यू आवेश पहुंचा। अब प्रेरण द्वारा इसकी अंदर वाली सतह पर क्या उत्पन्न होगा? माइनस क्यू, और बाहर वाली सतह पर प्लस क्यू, लेकिन ये इससे कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, तो यहां से होते हुए ये प्लस क्यू C2 की पहली प्लेट पर पहुंच जाएगा। फिर बेटा प्रेरण द्वारा, ये जुड़ी तो नहीं है, या तो चालन द्वारा आया या प्रेरण द्वारा, बेटा इस प्लस क्यू के कारण इसकी अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू, और बाहर वाली सतह पर प्रेरण द्वारा प्लस क्यू, जो बेटा C3 की पहली प्लेट से जुड़ी है, तो ये चालन द्वारा यहां पहुंच जाएगा इसका प्लस क्यू। फिर अब प्रेरण द्वारा इस पर प्लस क्यू है, तो इसकी अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू और बाहर वाली सतह पर प्लस क्यू, ऐसे ही चलती रहेगी प्रक्रिया। और सबसे जो लास्ट संधारित्र होगा उसकी बाहरी प्लेट को हम किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से। तो इस बाहरी सतह का जो प्लस क्यू आवेश है वो कहां चला जाएगा? पृथ्वी में। अब मुख्य बात यहां ध्यान देने की ये है, पहले संधारित्र पर आवेश की मात्रा पूछे अगर तो Q, इस पर भी देखे तो Q, इस पर भी देखे तो Q। इसका मतलब श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं उन सब पर आवेश की जो मात्रा है वो कैसी होती है? समान। और वो समान मात्रा हमने कितनी मान रखी है? Q। वो समान मात्रा हमने कितनी मान रखी है? Q। अब बात करें विभवांतर। देखो ये पहला संधारित्र, दूसरा, तीसरा, क्या सभी अलग अलग बिंदुओं के बीच है?
तो इनके बीच विभवांतर भी कैसे हो सकते हैं, अलग अलग। मान लो पहले की प्लेटों के बीच के विभवांतर कितना है V1, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है V2, और तीसरे की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है V3 है। तो श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा समान होगी, लेकिन इनकी प्लेटों के बीच के जो विभवांतर हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग। और वो अलग अलग हमने कितने माने हैं, V1, V2 बा V3। अब इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए हमेशा उन चीजों को निकाला करो, कोई भी डेरिवेशन हो श्रेणी क्रम समांतर क्रम वाला, चाहे वो संधारित्रों का हो चाहे वो प्रतिरोधों का हो, उन भौतिक राशियों के मान निकाला करो जो अलग अलग है। जैसे यहाँ विभवांतर अलग अलग है। अब इनके लिए सूत्र एक है भाई, Q बराबर CV, Q चाहिए तो CV, C चाहिए तो यहीं से Q अपॉन B, और V चाहिए यहीं से तो Q अपॉन C। एक ही सूत्र है, लगाना तीन तरीके से है। मतलब Q चाहिए तो CV लगा दो, C चाहिए तो Q अपॉन B लगा दो, V चाहिए तो Q अपॉन C लगा दो। अब यहां तो हमें B चाहिए, तो पहले का निकालो V1। B1 बराबर, अब इसकी मात्रा Q, तो Q तो ठीक है, अपॉन में धारिता कितनी C1, तो Q अपॉन C1। अच्छा B2, दूसरे संधारित्र की धारिता V बराबर Q अपॉन C, तो V2 बराबर Q अपॉन C2 तथा B3 बराबर क्या होगा, अब इसकी मात्रा Q और धारिता कितनी C3, तो Q अपॉन C3। अतः A व B के बीच कुल विभवांतर, A व B के बीच कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर B बराबर कितना होगा, A से B के बीच, बेटा B1 ये है, B2 ये, B3 ये, तो A और B के बीच कुल विभवांतर B बराबर हो गया V1 प्लस B2 प्लस B3। अब देखो V का मान कितना, B1 का मान कितना है Q अपॉन C1, B2 कितना है Q अपॉन C2, और B3 कितना है Q अपॉन C3। तो V बराबर कितना आया, क्या बच्चों इन सब में से Q कॉमन नजर आ रहा है। जब Q कॉमन है तो यहां कितना बचा, पहले पद से 1 अपॉन C1 प्लस दूसरे पद से क्या बचा 1 अपॉन C2 प्लस तीसरे पद से क्या बचा 1 अपॉन C3। हमने इसको डाल दिया समीकरण 1। अब अगर हम कहें A और B के बीच की तुल्य धारिता कितनी है, C है। तुल्य का मतलब, जो तुल्य का मतलब होता है इनके समान, इनके बराबर, इक्विवेलेंट। मतलब जो काम ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, जो संधारित्र इन तीनों के बराबर अकेले काम करेगा, वही इनके तुल्य धारिता कहलाएगी। तुल्य धारिता का मतलब है जो ये तीनों धारिताएं मिलकर कर रही हैं, वो अकेले करने वाली धारिता ही इनकी क्या कहलाएगी, तुल्य धारिता। तो जरा ध्यान दो, ए या दे, ए बा बी के बीच बेटा देखो तुल्य धारिता कितनी हो, C हो तब। अगर हम कहें A और B के बीच तुल्य धारिता C है, तो देखो जरा इन तीनों ने मिलकर क्या काम किया, इन तीनों ने मिलकर कुल विभवांतर कितना उत्पन्न किया B, कब, जब इन्हें आवेश दिया Q। इसका मतलब अगर इनकी तुल्य धारिता C है, तो अगर इस अकेली धारिता को हम कितना आवेश दें, Q आवेश, तो यहां प्लस Q यहां माइनस Q, तो ये अकेला ही संधारित्र कितना विभवांतर उत्पन्न कर देगा B। तो अब अगर इस अकेले के लिए हम फॉर्मूला लगाएं तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहां से Q अपॉन C, Q अपॉन C। इसको समीकरण का डाल दिया दो। और अभी तुल्य का मतलब है जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं वो अकेला संधारित्र करे, वही इनका तुल्य संधारित्र होगा और उसकी धारिता तुल्य धारिता होगी। तो ये तीनों मिलकर कुल विभवांतर कितना कर रहे हैं उत्पन्न B, कब, जब इन्हें Q आवेश दिया। तो अगर हमने तुल्य धारिता C ली है, इसका मतलब इस अकेली धारिता को अगर Q आवेश दें तो इसके द्वारा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा B। तो इसके लिए B बराबर अब क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। अब समीकरण 1 और 2 से देखो दोनों B के ही तो मान है, दोनों B के मान बराबर कर दो। समीकरण 1 बा 2 से B का मान समीकरण 2 से क्या है, Q अपॉन C, और इसमें क्या है Q कॉमन समीकरण 1 में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देखो बेटा ये Q से Q कैंसिल, ये 1 अपॉन C बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही तो तुल्य धारिता का सूत्र है। इसमें एक चीज ध्यान दें, आप C1 C2 C3 की कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व करके देख लेना, जो तुल्य धारिता निकल के आएगी वो इन तीनों में से जो सबसे कम धारिता होगी उससे भी कम निकल के आएगी। यानी कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता है वो कैसी होती है, न्यूनतम। तो अगर कभी कहा जाए कोई भी 2 3 4 कितने भी संधारित्र दिए हों और कहा जाए इनकी न्यूनतम धारिता निकालो, तो न्यूनतम का मतलब है हम उन्हें कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब हम समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। देखो कैसे। समांतर क्रम का मतलब सबकी पहली प्लेट को एक जगह जोड़ दो और दूसरी प्लेट को दूसरी जगह, तब वो समांतर क्रम में कहलाएंगे और उनकी हम तुल्य धारिता निकालेंगे। देखो कैसे बेटा, ये पहला संधारित्र जिसकी धारिता C1, ये दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता C2, ये तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता C3। अब इन सबकी पहली प्लेट को एक जगह जोड़ दो, बिंदु ए से जोड़ते हैं, और दूसरी प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दो। तो ये तीनों संधारित्र अब ए और बी के बीच कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब हम क्या करें, यहां पहले सिरे को प्लस क्यू आवेश दें। तो प्लस क्यू आवेश जब बिंदु ए पर पहुंचेगा तो अब इसको आगे जाने के लिए कितने रास्ते हैं, 3। पिछले श्रेणी क्रम में तो एक ही था तो पहले पर ही सब चला गया, लेकिन यहां आगे बढ़ने के कितने रास्ते हैं, 3। तो जब 3 रास्ते हैं तो कुछ आवेश पहले रास्ते से जाएगा, कुछ दूसरे से, कुछ तीसरे से, मतलब 3 भागों में बट जाएगा। मान लो इस पर गया प्लस Q1 और दूसरे पर पहुंचा प्लस Q2 और तीसरे पर पहुंचा प्लस Q3, यानी कि Q बराबर किसके होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो प्रेरण द्वारा इस पर अगर प्लस Q1 है तो इसकी अंदर वाली सतह पर माइनस Q1, बाहर वाली पर कितना होगा, प्लस का Q1। ऐसे ही यहां इस पर प्लस Q2 है तो प्रेरण द्वारा इसकी अंदर वाली सतह पर माइनस Q2 और बाहर वाली सतह पर इसके भी कितना होगा, प्लस Q2। इस पर प्लस Q3, तो प्रेरण द्वारा अंदर वाली सतह पर माइनस Q3 और बाहर वाली पर प्लस Q3, लेकिन इस बाहर वाली सतह को हम किससे जोड़ेंगे बेटा, पृथ्वी से। तो इन बाहर वाली सतहों का जो ये आवेश है प्लस का, इसका प्लस Q1, इसका प्लस Q2, इसका प्लस Q3, ये सब कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में जाके निरस्त हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब जरा यहां ध्यान दो, ये समांतर क्रम में जो संधारित्र हैं इन पर आवेश की जो मात्राएं हैं, क्या देख रहे हो बेटा, अलग अलग है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा बराबर थी, लेकिन समांतर क्रम में संधारित्रों पर आवेशों की मात्रा अलग अलग है। पहले पर मान लो आवेश की मात्रा है Q1, दूसरे पर Q2, तीसरे पर Q3। मात्राएं कैसी हैं, अलग अलग। और ये अलग अलग हमने कितनी मानी है, Q1 Q2 बा Q3। अच्छा, विभवांतर की बात करें तो पहला संधारित्र देखो ए और बी के बीच एक सिरा ए से है, दूसरा सिरा बी से, दूसरा भी एक सिरा ए से, दूसरा सिरा बी से, तीसरा भी एक सिरा ए से, दूसरा सिरा बी से। अगर मैं कहूं ए और बी के बीच कुल विभवांतर बी लगाया है, तो पहला भी तो ए और बी के बीच है, तो इसकी प्लेटों के बीच भी विभवांतर कितना होगा, बी। दूसरे की बात करें, ये भी तो ए और बी के बीच है, तो इसकी प्लेटों के बीच भी विभवांतर कितना होगा, बी। और ये भी तो ए और बी के बीच है, तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर बी। मतलब ये समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्र समान बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो भी कैसा होगा, समान। तो यहाँ समांतर क्रम में विभवांतर कैसा होता है, समान होता है। और वो समान विभवांतर प्रत्येक में हमने कितना मान लिया है, v मान लिया है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता है डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए जो चीजें अलग अलग है वही निकालेंगे। अब अलग अलग क्या, आवेश, तो आवेश q बराबर क्या होता है, cv लगाओ। Q1 पहले संधारित्र के लिए Q1 बराबर धारिता C1 विभवांतर b, तो C1 भी। Q2 बराबर देख लो यहां से, क्या C2 भी बेटा, तथा Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3b।
अब हमने यहाँ इसे कुल आवेश कितना दिया है, Q, यही तो 3 भागों में बटा था, Q1 Q2 Q3, यानी कि Q बराबर किसके होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इसलिए यहाँ से Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 कितना है, C1V, Q2 कितना है, C2V, और Q3 कितना है, C3V। तो Q बराबर B कॉमन है इन सब में से, तो यहां क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको समीकरण 1 डाल दें। अगर हम कहें ए बा बी के बीच तुल्य धारिता कितनी हो बेटा, C हो तब। तो अगर ए और बी के बीच तुल्य धारिता C है, इसका मतलब जितना काम ये तीनों संधारित्र मिलकर कर रहे हैं उतना ही C धारिता का अकेला संधारित्र करेगा। और तीनों संधारित्र मिलकर क्या कर रहे हैं, इन तीनों को हमने कुल आवेश कितना दिया, Q, और ये तीनों मिलकर कुल विभवांतर तो B उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर C तुल्य धारिता है तो अकेले संधारित्र C को अगर हम Q आवेश दें तो ये अकेला ही विभवांतर कितना उत्पन्न कर देगा, V। तो अगर इसके लिए Q बराबर लगाएं तो क्या होगा बच्चों, CV। इसके लिए Q बराबर लगाएं तो क्या होगा, CV। इतनी बात समझ गए। अब आगे देखो बेटा, चित्र को हटा देते हैं इसे अब हम। तो अब इसके लिए तुल्य धारिता अगर C है तो Q बराबर क्या होगा, CV। इसको डाल दिया हमने समीकरण 2। अब ध्यान दो, समीकरण 1/2 से 1/2 से देखो Q के दोनों मान बराबर कर दो। यहाँ Q का मान कितना है, CV, और यहाँ कितना B कॉमन है बेटा, ब्रैकेट में चल रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो बेटा B से B कैंसिल, यहाँ C बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही तो तुल्य धारिता समांतर क्रम में। अच्छा अब यहाँ आप ये तो सीधे सीधे योग के बराबर है तुल्य धारिता। तो यहाँ अगर कोई भी संधारित्र, एक 10 ले लो, एक 5 ले लो, और एक मैं कह रहा हूँ 1000 ले लो, तो जो तुल्य धारिता है क्या वो सबसे अधिक से भी अधिक आएगी। मतलब यहाँ समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता है वो कैसी होती है, अधिकतम। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कैसी होती है, न्यूनतम, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता कैसी होती है, अधिकतम। बच्चों अगला टॉपिक है आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। देखो कोई संधारित्र हो बेटा या कोई चालक हो, उसको जब आवेश देते हैं तो हमें आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य ही उसमें किसके रूप में एकत्रित होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो परिभाषा हमारी यहाँ लिखी है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। अब बात आती है कि किसी चालक को आवेशित करने में कार्य करना क्यों पड़ता है। तो इसके लिए आप ये बताओ, किसी भी चालक को जो आवेश देते हैं क्या वो जितना आवेश देना है सब एक ही बार में, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो बेटा इसका आंसर है कि किसी चालक को जितना आवेश देना है वो सब एक बार में नहीं बल्कि छोटे छोटे भागों में दिया जाता है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा छोटे छोटे भागों में। तो समझो जैसे मोबाइल की बैटरी, वो भी एक चालक है, उसको चार्ज करते हो मतलब आवेश देते हो। तो आवेश देने के लिए क्या आपने जब चार्जिंग पर लगाया, मान लो बैटरी है आपकी 0%, तो क्या जैसे ही आपने उस मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया क्या एक ही बार में उसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और 100% शो होने लगती है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है, 0%, फिर धीरे धीरे कुछ देर में 1%, 2%, 3%, ऐसे ही तो धीरे धीरे आवेश बढ़ता है उस पर। इसका मतलब इस बैटरी को जो आवेश मिल रहा है वो सब एक बार में नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है। अब छोटे छोटे टुकड़ों को इनको ही देने में कार्य करना पड़ता है। कैसे, जैसे देखो ये कोई चालक है, इसे हमें ये आवेश के कुछ भाग हैं इन्हें देना है, ठीक है ना। तो जब आवेश का ये पहला भाग इसको देंगे तो ये तो बात क्लियर है, इस पहले भाग को देने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम इस आवेश का दूसरा भाग यहां ले जाना चाहें
तो पहले से उपस्थित जो आवेश ये प्लस है, क्या ये प्लस इस अगले भाग को प्रतिकर्षित करेगा? तो उसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें इसे यहां तक लाने में कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य। अब ऐसे ही अगला भाग लाएं तो पहले से कितने आवेश उपस्थित होंगे? ये दोनों आ चुके हैं, तो ये दोनों ही अगले भाग को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो अगले भाग को लाने में इन दोनों के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। मतलब सीधी सीधी बात है, जब भी आवेश का कोई भाग देते हैं किसी चालक को, तो पहले से उपस्थित आवेश के प्रतिकर्षण बल के कारण हमें उसे देने में कुछ क्या करना पड़ता है? कार्य। और चालक को आवेश देने में किया गया ये कार्य ही किसके बराबर होगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमें कार्य करना क्यों पड़ता है। तो चालक को आवेशित करने में, या कोई संधारित्र है उसको आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल होगा, इसका मात्रक जूल तथा विमीय सूत्र ml2 T-2 होता है। ये तो परिभाषा हुई। अब हम इस आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का बेटा सूत्र निकालने वाले हैं। तो अब हमारा अगला हेडिंग होगा सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना। देखो, अब ये कोई संधारित्र है, मान लो इसकी धारिता कितनी है? C। हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो यहाँ प्लस क्यू प्रेरण द्वारा यहाँ माइनस क्यू, और बाहरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो वो बाहरी सतह का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। इसकी प्लेटों के बीच मान लो विभवांतर कितना है? B है। तो अगर किसी संधारित्र को क्यू आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर B है, तो फिर B बराबर क्या फार्मूला लिख सकते हैं? यहां से हम B बराबर क्या लिखेंगे बेटा? Q/C। ये इसका विभवांतर है प्लेटों के बीच। अब इसे ये Q आवेश जो दिया है, ये Q आवेश देने में किया गया अगर क्या निकाल लें? कार्य। तो वो कार्य ही तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो कार्य को बेटा निकालने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन हम यहां निकालेंगे समाकलन के तरीके से, समाकलन की सहायता से। कैसे? पहले मान लो हम इसे थोड़ा सा आवेश dq देना चाहते हैं, और उस dq आवेश को देने में किया गया कार्य निकालें। तो सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य। अब विभवांतर B बराबर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? W/Q, या यहां से W बराबर क्या हो जाएगा? क्या V/Q, यानी कि कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश। तो यहां सूक्ष्म आवेश देने में किया गया जो कार्य है वो भी सूक्ष्म होगा, तो उसको हम किससे लिख लें? dW से। अब अगर ये फॉर्मूला लगाए तो W की जगह कार्य तो dW से लिख लिया। अब विभवांतर हमारा कितना है? ठीक है, B है इसकी प्लेटों के बीच। हमने इसको आवेश कितना दिया है अभी? dq। तो क्या V/dq लिख सकते हैं? अब यहां देखो dW बराबर B का मान अभी कितना है बेटा? Q/C, और इनटू में क्या चल रहा है? ये dq। ये तो सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य है। अब कुल आवेश हमने कितना दिया है? q। शुरुआत में कितना रहा होगा? 0, यानी कि हमने इसको आवेश 0 से q तक दिया है, और इसमें किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। भाई हमने इसको कुल आवेश कितना दिया है? Q शुरुआत में 0, यानी कि आवेश 0 से Q तक दिया, तो किया गया कुल कार्य। अब W निकालना है, तो क्या करें? जो अभी सूक्ष्म कार्य Q/C था इंटू dq, इसका क्या कर दें? समाकलन, और जहां से जहां तक आवेश दिया है वो क्या लगा दें? लिमिट। हमने आवेश 0 से लेके कहां तक दिया है? Q तक, तो लिमिट 0 से Q तक। अब जरा देखो, ये 1/C, C चालक की धारिता, चालक या संधारित्र धारिता एक नियतांक है, तो इसको बाहर ले लिया। अब समाकलन लिमिट 0 से Q चल रहा है, और इनटू में क्या है? Q dq। समाकलन से बेटा C तो बाहर आ गया, तो समाकलन में बचा क्या? Q dq। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, समाकलन का सूत्र आपको पता होगा, x की घात n dx
का समाकलन करें तो ये होता है x की घात n+1 और अपॉन में भी क्या होता है बच्चों n+1। अगर इसकी सहायता से हम केवल x का समाकलन करें x dx, तो x की घात n की जगह क्या है, यहाँ 1 है, तो x की घात n+1 मतलब जो घात है उसमें 1 प्लस करते हैं, तो यहाँ 1 है, 1 में +1 करें और घात भी पूरी अपॉन में आ गई, तो ये x की घात 2/2। तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। x dx का समाकलन क्या होता है, x²/2, हमारे में क्या था यहाँ 1/c SI। अगर x dx का x²/2 है तो q dq का क्या होगा, q²/2, q²/2, तो q w बराबर 1/c SI। समाकलन में क्या था q dq, उसका क्या हो गया q²/2 और लिमिट 0 से q तक, w बराबर 1/c SI। अब लिमिट लगाने का तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट, तो q की जगह q रखो, q²/2 वही रहेगा, बीच में चिन्ह माइनस, फिर बेटा लोअर लिमिट निम्न सीमा, नीचे वाली लिमिट लगाते हैं, तो q की जगह 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0, 2 से भाग करो तो भी ये तो बेटा 0 ही रहना है, तो w बराबर ये 1/c इंटू में q²/2, w बराबर ये आ गया 1/2 इंटू q²/2। ये इस संधारित्र को आवेश देने में किया गया क्या है, कार्य, और ये कार्य ही किसके रूप में एकत्रित होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। यही कार्य संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि U के बराबर होता है, के बराबर होता है। अर्थात हम बेटा U बराबर किसके लिख सकते हैं, W के, जो U है वो इसी कार्य W के बराबर होगा। अब देखो आगे यहां, तो U बराबर W, U बराबर W का मान कितना है 1/2 q²/c है, ये यहां पर क्या था q²/c, ये 1/2 यहां लिख लिया, तो ये q²/c था, ठीक। तो U बराबर W के है और W बराबर कितना है 1/2 q²/c, ये आ गया। परंतु आपको पता है Q बराबर CB, Q बराबर क्या होता है CB। अब अगर इसका और सूत्र निकालना चाहे तो 1/2 Q की जगह रखो CB, अब वहां क्या है q², तो ये क्या हो जाएगा बेटा c² b² अपॉन में c है, एक c से एक c कैंसिल, U बराबर ½ c b²। तो एक सूत्र हम स्थितिज ऊर्जा का U बराबर ½ c b² इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु फिर से अगर यहां से Q बराबर CB से C बराबर निकाले तो क्या होगा Q/B, अतः U का और फार्मूला निकाले तो 1/2, C की जगह क्या रखोगे Q/B और इनटू में है b², एक b से एक b कैंसिल, तो U बराबर आ गया 1/2 Q/B। इस तरह से हमारे पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के 3 सूत्र आ गए, 1/2 q²/c, 1/2 cb², 1/2 qb। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज हमारा ये होता है डेरिवेशंस वगैरह में या न्यूमेरिकल्स में भी 1/2 cb²। क्लियर है इतनी बात। अब देखो एक बात इसमें और ध्यान दे लो, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संधारित्र में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो कहाँ और किस रूप में संचित होती है। तो संधारित्र को जो बेटा आवेश देने में ये कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, ये संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होता है। ये संधारित्र था, पहली प्लेट पर कैसा आवेश होता है प्लस, दूसरी पर क्या होता है माइनस, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ऐसे प्लस से माइनस की ओर होगा। तो यहां जो इसे आवेश देने में कार्य है वो इन्हीं प्लेटों के बीच इस वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है ऊर्जा। तो हम लिख सकते हैं
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या कह सकते हो किसी संधारित्र या चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। संचित का मतलब एकत्रित, इकट्ठी होना, संचित होती है। ठीक है बेटा। अब देखो अगला टॉपिक, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। अभी हमने समझा था ये संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है, और हर एक प्लेट का क्षेत्रफल a है। इस संधारित्र को आवेश देने में हमने कुछ कार्य किया, वो कार्य इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो गया, और U बराबर उसका जो सूत्र हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं हाफ CV²। यह हाफ CV² जो ऊर्जा है वो प्लेटों के बीच के पूरे आयतन में इसमें एकत्रित हुई है, संचित हुई है। अगर यही ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के बीच के एकांक आयतन की निकाल लें तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा लिखिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच, बाकी ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है इसका फॉर्मूला कैसे निकालें। मान लो संधारित्र की प्लेटों के बीच का कुल आयतन कितना है B, और इस B आयतन में कुल संचित ऊर्जा कितनी है U। तो अगर हम आपसे कहें एकांक आयतन में कितनी, तो आप कहोगे U तो है ही, एकांक तब आएगा जब ये B कहां पहुंचे, अपॉन में, और यही तो ऊर्जा घनत्व तो U है। यानी कि U बराबर अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या लिख सकते हैं, संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा बटे B। B यहां संधारित्र का आयतन है, बी हमने क्या लिया है, आयतन, ही विभवांतर वाला नहीं, बी हमने क्या माना, आयतन। बी आयतन है अगर इसका प्लेटों के बीच का कुल, तो बी आयतन में U, तो एकांक आयतन में U अपॉन बी, यानी कि ऊर्जा बटे आयतन। सो संधारित्र की ऊर्जा और बटे में इसका आयतन, U बराबर, अब संधारित्र की ऊर्जा तो कुल कितनी है, हाफ CV²। बात आती इसका आयतन कैसे निकालें। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा क्या, ऊंचाई। तो आयतन बराबर बेटा ये लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई चल रहा है। तो अब अगर इस संधारित्र का आयतन निकालें तो इसकी प्लेटों का, ये जो पहली प्लेट दूसरी प्लेट ऐसे करके ये प्लेट है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये क्षेत्रफल की जगह तो क्या आ गया A, और ऊंचाई या इनके बीच की जो दूरी है प्लेटों के बीच की D, यही तो प्लेटों के बीच की ऊंचाई है। अगर इन प्लेटों को ऐसे की जगह ऐसे कर दें तो इनके बीच की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो ये जो D है ये इनके बीच की क्या ले सकते हो, ऊंचाई या बीच की दूरी। तो क्षेत्रफल गुणा दूरी हम आयतन ले सकते हैं, यानी कि किसी भी संधारित्र का अगर कहीं कभी हमें आयतन चाहिए तो आयतन बराबर होगा A गुणा D, A गुणा D, अपॉन में आयतन हो गया A इंटू D, U बराबर 1/2। अब C समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, ε0 KA अपॉन D, और इंटू में चल रहा है B², और अपॉन में क्या है A इंटू D। ये ऊपर वाले इससे ये वाला A खत्म हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया। अब जरा आगे देखो बेटा, इसको हटा देते हैं। यहां देखो बेटा, तो U बराबर ये चल रहा है 1/2 ε0 K, और ऊपर क्या है B²। ये A से तो कैंसिल हो गया था, ये D कहां आएगा, नीचे, और ये D पहले से है, तो D इंटू D क्या हो गया, D²।
तो u बराबर 1/2 k और b स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर को क्या हम b अपॉन डी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? 1/2 k, ये b अपॉन डी क्या प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? B अपॉन डी, तो ये E है और उस पर क्या लगा है? स्क्वायर। तो U बराबर 1/2 E स्क्वायर। लेकिन ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला तब है जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम भरा है जिसका परावर्तनांक K है। अगर प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो तो निर्वात या वायु के लिए बच्चों K बराबर आपको पता होना चाहिए 1 होता है। तो अब अगर हम U बराबर निकालें तो 1/2 K की वैल्यू 1 हो गई और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू में E स्क्वायर, ये हुआ U। इसका अगर हम मात्रक बताएं आपको तो देखो जरा, यहां से भी निकाल सकते हो लेकिन मेहनत ज्यादा होगी, तो शुरुआत में आ जाओ। ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा का मात्रक जूल और बटे आयतन का मीटर क्यूब, तो क्या हुआ बेटा? ये जूल प्रति मीटर क्यूब। तो इसका आयतन के, इसका जो मात्रक है ऊर्जा घनत्व का वो क्या है? जूल प्रति मीटर क्यूब। और अगर हम इसका विमीय सूत्र निकालें, ऊपर ऊर्जा है तो ऊर्जा का विमीय सूत्र mL/T-2 बटे में आयतन है और आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? L3। तो अब जरा देखो, m तो कहीं और है नहीं, ऐसे लिख लो L, नीचे +3 ऊपर जाके -3 और +2 क्या -1 ml -1 और ये T -2, ये इसका विमीय सूत्र हो गया बेटा।